अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, लोग नहीं आए अभी तक? सर आ रहे सारे। सर कैसी चल रही है आपकी स्टडीज? सर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चल रही है। सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, थोड़ी बहुत चल रही है। थोड़ी बहुत चल रही है, ज्यादा नहीं चल रही है? नहीं सर, थोड़ी बहुत है, ज्यादा तो नहीं चल रही इतनी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ज्यादा चला लो यार, बस आखिरी सेमेस्टर है, फिर क्या बचा है बच्चे? जी सर, नहीं इंशाल्लाह। जी तो हमने प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम हम स्टडी कर रहे थे, राइट? जी सर, सिम्टम्स क्लेरिफाई तक कर दिया था हमने और एग्जांपल भी डिस्कस किए हमने। राइट जी, तो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में हमने हाउ टू डिफाइन अ प्रॉब्लम ये डिस्कस कर दिया। एग्जाम्पल हमने इसकी देख ली थी, हॉस्टल वाले। देन असर्च ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, प्रॉब्लम जब आइडेंटिफाई हो गई तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने के बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स रिसर्च के सेट करना है। अच्छा, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी प्रॉब्लम आने के बाद जिस तरफ हमारा मुंह हो उसी तरफ हम चल पड़ेंगे रिसर्च करने के लिए, बल्कि हमें एक टारगेट्स और गोल्स जो है वो सेट करने होंगे एज रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज अ गोल ओरिएंटेड स्टेटमेंट और क्वेश्चन। ये जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव हमारा होता है, या तो एक सिंपल स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है या क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। तो अमूमन अगर आपने रिसर्च आर्टिकल्स भी कुछ स्टडी किए हों, सर्वे बेस्ड रिसर्च स्टडीज के भी किए हों, तो उसमें अमूमन एब्स्ट्रैक्ट में रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो मौजूद होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और अगर वो मार्केटिंग रिसर्च की स्टडीज ना भी हो तो भी एक ऑब्जेक्टिव का पोर्शन होता है एब्स्ट्रैक्ट में। 3 पोर्शंस जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव, मेथड एंड मेथड्स और रिजल्ट्स। बहुत सारे जर्नल्स में ऑब्जेक्टिव का सेक्शन अलग होता है जहाँ पर ऑब्जेक्टिव आप बिल्कुल क्लियरली और सेपरेटली मेंशन करते हैं, और बहुत सी जगह पर एब्स्ट्रैक्ट इन अ होल फॉर्म होता है, लेकिन उसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव मेंशन किया जाता है कि रिसर्च करने का ऑब्जेक्टिव आपका क्या है। और उसी ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट पर्टिकुलरली जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज होती हैं, उसी ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट एनालिसिस किया जाता है कि आपने ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया था और ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट आपने हासिल क्या किया। ठीक जी, तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव गोल ओरिएंटेड स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है दैट स्पेसिफाइज व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। राइट जी, तो किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होगी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया है प्रीवियस स्टेप पे, उससे सॉल्व करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। दिस स्टेटमेंट शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड एक्शनेबल। बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक होनी चाहिए। जब कोई और भी आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव की स्टेटमेंट पढ़े तो उसको क्लियरली समझ में आ जाए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का। स्पेसिफिक से भी मीन कि एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, एक स्पेसिफिक गोल की तरफ जो है वो ओरिएंटेड होनी चाहिए।
रिसर्च ऑब्जेक्टिव जनरलाइज्ड और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसी तरह से एक्शनेबल होना चाहिए। रिसर्च ऑब्जेक्टिव सेट करते वक्त बाकी जो लिमिटेशंस हमारे पास हैं, हमारे जो रिसोर्सेस हैं, जो टाइम है और अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, उनकी बेसिस के ऊपर रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट करना होता है। पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ में जो लोग मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, अगर किसी का 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, उसमें उसने कोर्स वर्क भी कंप्लीट करना है और रिसर्च वर्क भी कंप्लीट करना है, तो उसने ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं अपने रिसर्च के, जो कि उसके विद इन टाइम फ्रेम ऑब्टेन हो जाए, राइट। और अगर कोई 4 साल की पीएचडी कर रहा है तो ऑब्वियसली वो उसी हिसाब से अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव सेट करेगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा कि जिसका काम सिर्फ 1 महीने में हो जाए, तो वो पीएचडी को जस्टिफाई नहीं करेगा। इसी तरह से अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आ जाए, तो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कितना टाइम है, अवेलेबल रिसोर्सेस वगैरह क्या है, उनकी बेसिस पे जो ऑब्जेक्टिव सेट किया जाएगा। अच्छा जी, एक रिसर्च, सिर्फ सिंगल रिसर्च को लेकर हम कितने ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं, ये हाईली वेरिएबल है। रिसर्च टू रिसर्च डिपेंड करता है, रिसर्चर टू रिसर्चर डिपेंड करता है, लेकिन जनरली 3 to 6 ऑब्जेक्टिव जो है पर प्रोजेक्ट इनफ समझे जाते हैं, राइट जी। अगर आप पब्लिश स्टडीज देखेंगे तो अमूमन उसमें आपको 1 से 2 ऑब्जेक्टिव जो है वो मेन मिलेंगे, लेकिन अगर आप एकेडमिक साइड पे और ऑर्गेनाइजेशनल साइड पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको जनरली 3 to 6 एज अ रूल ऑफ थंब आप रख सकते हैं, लेकिन इससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितना आप मैनेज कर सकते हैं काम। Alright, then it should specify from whom information is to be collected. इसमें ये भी, इसी रिसर्च ऑब्जेक्टिव में ये भी हमने स्पेसिफाई करना है कि इंफॉर्मेशन किससे कलेक्ट की जाएगी और एग्जैक्टली व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड। ठीक है जी, नाउ लेट्स से कि अगर हम डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स पे काम कर रहे हैं, ठीक, डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स पे अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम एक क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह के रेस्पोंडेंट से हमें उसके रिस्क फैक्टर से रिलेटेड या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, राइट जी। अगर वो पर्टिकुलरली टाइप 2 डायबिटीज की तरफ हम जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम 18+ ईयर्स के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। एज वाइज ग्रुप हम मेंशन करेंगे, किस ज्योग्राफिकल एरिया से हमने कलेक्ट करना है, इन पेशेंट्स होंगे, आउट पेशेंट्स होंगे, ओपीडीज के पेशेंट्स होंगे, हम फार्मेसिस्ट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, राइट जी। अगर फार्मासिस्ट से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो फार्मासिस्ट किस स्पेशलिटी का फार्मासिस्ट होगा, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि एक फार्मासिस्ट की परसेप्शन क्या है टूवर्ड्स परचेजिंग मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स और नेशनल प्रोडक्ट्स, अब ये इंफॉर्मेशन हमें फार्मासिस्ट से चाहिए, लेकिन ये फार्मासिस्ट कौन सा होगा, ऑब्वियसली इसमें इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट इंक्लूड नहीं होगा। हम इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट से हमें इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। हमें जो रेगुलेटरी में फार्मासिस्ट है उससे भी इंफॉर्मेशन ये नहीं चाहिए, जो एकेडमिक फार्मासिस्ट है उससे भी ये इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। स्पेसिफाई हम करेंगे कि वो फार्मासिस्ट जो कि परचेजिंग में इन्वॉल्व है और परचेजिंग के डिसीजंस लेता है अपनी प्रैक्टिस में, ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे, गेस्टेशनल डायबिटीज़ की नॉलेज और प्रैक्टिस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि हमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए फीमेल पेशेंट्स से, इतने प्लस ईयर्स की उनकी एज होनी चाहिए और फर्स्ट या सेकंड प्रेगनेंसी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ ये रिस्क फैक्टर भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो उस क्राइटेरिया पे वो हमारा जो रेस्पोंडेंट जो उतरेगा, उसी रेस्पोंडेंट से हमने वो इंफॉर्मेशन हासिल करनी है और ये हमने स्पेसिफाई करना है अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव में, ठीक जी। देन इट कैन बी फॉर्मुलेटेड एज स्टेटमेंट और क्वेश्चन, ये बात हम ऊपर कर ली हमने कि स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसको और क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। रिसर्चर इटसेल्फ हिमसेल्फ और हरसेल्फ ओपन माइंडेड होना चाहिए, उसके अपने जहन में किसी तरह से पहले से
किसी तरह की बायसेस जो है वो नहीं रखनी चाहिए एक रिसर्च में। अब ये एग्जाम्पल है हमारे पास रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के। जी हम सपोज करते हैं कि अमेरिकन रेड क्रॉस है जिसने कि आइडेंटिफाई किया है potential to have more college students to donate blood each year as an opportunity. अमेरिकन रेड क्रॉस ने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आइडेंटिफाई किया है कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो हर साल ब्लड डोनेट कर सकते हैं और ये एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है। ये स्टूडेंट्स जब हर साल ब्लड डोनेट करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ अवेलेबल ब्लड सप्लाई। देखिए जी ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने आइडेंटिफाई कर दी। अब इन्होंने पहले सेट कर दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दी और उस प्रॉब्लम को भी एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लिया है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है जी? द अमेरिकन रेड क्रॉस विशेस टू इंक्रीज द नंबर ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हु डोनेट ब्लड ईच ईयर। ठीक है जी, अमेरिकन रेड क्रॉस की ख्वाहिश है कि वो इंक्रीज करें नंबर ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो कि डोनेट करते हैं ब्लड ईच ईयर। ये है प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट जब ये रिसर्च करने जाएंगे तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। अब एक ऑब्जेक्टिव ये है कि टू डिटरमाइन व्हाट कॉलेज स्टूडेंट्स सी एज द बेनिफिट्स ऑफ डोनेटिंग ब्लड। कॉलेज स्टूडेंट्स की नज़र में ब्लड डोनेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। राइट, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो गई, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी इस स्टेटमेंट में आ गई और किस से आएगी ये भी पता चल गया, कॉलेज स्टूडेंट से आएगी। टू डिटरमाइन व्हाट कॉलेज स्टूडेंट सी इज द बेनिफिट्स ऑफ डोनेटिंग ब्लड। बेनिफिट्स के बारे में पता करेंगे, किससे पता करना है जी? कॉलेज स्टूडेंट से पता करेंगे। ठीक है जी, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो गई, एक्शनेबल ऑब्जेक्टिव हो गया। देन टू डिटरमाइन व्हाट कॉलेज स्टूडेंट सी एज द ऑब्स्टेकल्स टू डोनेटिंग ब्लड। बेनिफिट्स के साथ साथ उनके ओपिनियन में या उनकी नज़र में ऑब्स्टेकल्स क्या आते हैं उनको ब्लड डोनेट करने में। क्या उनको कोई यूनिवर्सिटी से नियरेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स नहीं है, या कोई कैंप्स वगैरह नहीं कंडक्ट होते, या इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है जहाँ पर कि वो जब चाहें जाकर अपना ब्लड डोनेट कर दें, या किसी और तरह का कोई ऑब्स्टेकल है। तो वो क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स देखते हैं एज ऑब्स्टेकल्स इन डोनेटिंग द ब्लड, ये डिटरमाइन किया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया इस ऑर्गेनाइजेशन ने। एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि बेनिफिट्स डिटरमाइन किए जाएंगे कॉलेज स्टूडेंट्स से, देन ऑब्स्टेकल्स डिटरमाइन किए जाएंगे। अच्छा, थर्ड ऑब्जेक्टिव इसका ये है टू आइडेंटिफाई द इंसेंटिव्स दैट वुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू डोनेट द ब्लड। इसके साथ साथ इसी रिसर्च में हमने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या इंसेंटिव्स हो सकते हैं जो कि इनकरेज कर सकते हो स्टूडेंट्स को ब्लड डोनेशन करने के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स को ब्लड डोनेट करने के लिए कौन से इंसेंटिव्स हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि क्या क्या इंसेंटिव्स हो सकते हैं। वो कोई गिफ्ट वाउचर्स की फॉर्म में है, कोई किसी तरह की एकेडमिक सपोर्ट की फॉर्म में है, या किसी तरह का कोई और इंसेंटिव है, कोई और गिफ्ट है, कोई एजुकेशनल रिलेटेड गिफ्ट है, या रूटीन लाइफ यूज में करने का कोई गिफ्ट है, कोई बैग वगैरह देने का गिफ्ट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह देने का गिफ्ट है। वो इंसेंटिव्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे इस रिसर्च में जो इंसेंटिव्स इनकरेज कर सकते हैं, इनकरेज करेंगे स्टूडेंट्स को टू डोनेट द ब्लड। अच्छा, then fourth objective is to distinguish the types of promotions that are most likely to attract college students. टाइप्स ऑफ प्रमोशन को डिस्टिंग्विश किया जाएगा, एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोशंस को, जो कि मोस्ट लाइकली जिनमें कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो टाइप्स ऑफ प्रमोशंस में स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा विमेन के रूटीन में अपने रेगुलर बेसिस पे जो है वो ब्लड डोनेट करें। वो कौन सी टाइप्स ऑफ प्रमोशंस होंगे? अच्छा जी, then sixth objective is to identify how the information defined from the previous statement varies according to the characteristics of college students
including gender, class extending, type of university attending, domestic versus international student and geographical region. तो यहाँ तक की जितनी इंफॉर्मेशन या इन 5 ऑब्जेक्टिव्स में हासिल की जाएगी, ये किस तरह से स्टूडेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है या डिस्टिंग्विश होती है, जैसे कि स्टूडेंट्स की जेंडर, उनकी क्लास स्टैंडिंग किस तरह की है, किस तरह की यूनिवर्सिटी में जो है वो एजुकेशन ले रहे हैं, गवर्नमेंट है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को फर्दर कैरेक्टराइज किया जाएगा एज अ 6th ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल क्लियर है आपको। यही चीजें यहाँ पर एज अ क्वेश्चन फॉर्म में की, रिसर्च ऑब्जेक्टिव यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में और यहाँ पर ये क्वेश्चन फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पर स्टेटमेंट थी हमारे पास, फर्स्ट स्टेटमेंट रिसर्च ऑब्जेक्टिव की स्टेटमेंट, टू डिटरमाइन व्हाट कॉलेज स्टूडेंट सी एज द बेनिफिट्स ऑफ डोनेटिंग ब्लड, और यहाँ पर है व्हाट डू कॉलेज स्टूडेंट सी एज द बेनिफिट्स ऑफ डोनेटिंग ब्लड एज अ क्वेश्चन फॉर्म। इसका अब आंसर जो है वो रिसर्च में तलाश किया जाएगा। तो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन हो गई, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो गई। आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऐसा सेट कर दिया कि आप दुनिया में कोई भी जब आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव को रीड आउट करे तो उसको बिल्कुल क्लियरली और स्पेसिफिकली पता चल जाए कि आप रिसर्च में क्या हासिल करना चाहते हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किससे लेना चाहते हैं। ठीक है जी। देन व्हाट डू कॉलेज स्टूडेंट सी एज द ऑब्स्टेकल टू डोनेटिंग ब्लड, सारी स्टेटमेंट वही है, सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म में, तो इसको आप एक मरतबा रीड कर लें। सही है जी, क्लियर है बात, यहाँ तक कोई भी तो नहीं ये सब क्लियर है। ओके जी। देन तो माइग्रेन की कोई मेडिकेशन है, नई मेडिकेशन जो कि दैट मेडिकेशन इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तानी मार्केट। पाकिस्तानी मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी इसको इंट्रोड्यूस करना चाहती है। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम क्या होगी कि पाकिस्तानी मार्केट एज अ पोटेंशियल मार्केट एग्जिस्ट करती है फॉर माइग्रेन। ठीक है जी। अब इसके रिसर्चर्स ने 2 ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास वो हैं जो कि हमारा प्राइमरी टारगेट है, मेन फोकस है हमारा, और उसी काम के दौरान उसके साथ अटैच होकर जो हम दूसरी इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं वो होती है हमारे पास सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी। लेट से अगर किसी ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल हो रहा हो तो उसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर एफिकेसी का है तो एफिकेसी के डेटा के साथ साथ सेफ्टी का डेटा भी सामने आ जाता है, जो कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। लेकिन जो हमारा प्रोसेस और तरीकेकार जो रिसर्च का चल रहा होता है उसके साथ हमारे पास एक सेकेंडरी चीज निकल के आ जाती है जिसको हम एज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव यूटिलाइज कर देते हैं। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की प्रायोरिटी नहीं होती ओवर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्रायोरिटी हमेशा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की होती है, उसके पैरेलल में एक और चीज उसके साथ चल पड़ती है जिस पर हमारा जिसको हम टारगेट करके नहीं चलते। ठीक है जी। इसकी मिसाल इस तरह की है कि अगर आप पंजाब में अगर आपका कोई दोस्त है, ठीक जी, आप उससे मिलना चाहते हैं लेकिन आप उससे नहीं मिल पा रहे, आप किसी और रीजन की वजह से या किसी और तकरीब में आपका फैमिली के साथ जाना होता है पंजाब, ठीक है, लेट से कि आप एक शादी अटेंड करने जा रहे हैं, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू पार्टिसिपेट इन दैट इवेंट। लेकिन अब चूंकि आप वहां गए हैं, आप पंजाब चले गए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर लाहौर है तो लाहौर में आप वो शादी की तकरीब अटेंड करने गए हैं, डेट इज योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। आप अपने दोस्त से भी जाके मिलने, डेट इज योर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। और जी, तो माइग्रेन की मेडिकेशन के लिए पाकिस्तानी मार्केट में इंट्रोड्यूस होनी है। एग्जाम्पल्स हमारे पास प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की कि विच मेडिकल स्पेशलिटी प्राइमरीली कंसर्न्स माइग्रेन सफरर्स। ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे।
विच मेडिकल स्पेशलिटी प्राइमरीली कंसर्न्स माइग्रेन सफर्स, यानी कि माइग्रेन का जो पेशेंट है, जो माइग्रेन से जो पेशेंट सफर कर रहा होगा, वो प्राइमरीली कौन सी मेडिकल स्पेशलिटी के पास जाता है, ये फाइंड आउट हमने करना है। जनरल प्रैक्टिशनर के पास प्राइमरीली जाता है, फिजिशियन के पास जाता है, न्यूरो फिजिशियन के पास जाता है, न्यूरो सर्जन के पास जाता है, या कोई और स्पेशलिटी है जिसके पास माइग्रेन का पेशेंट प्राइमरीली रिपोर्ट होता है, उससे कंसल्टेशन लेता है। ऑलराइट जी, देन अब ये हमने फाइंड आउट कर लिया एक ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये कि व्हाट इज देयर प्रैक्टिस एंड प्रिस्क्रिप्शन वॉल्यूम, उनकी प्रैक्टिस का पैटर्न क्या है। पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, ठीक है जी, या टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, किस तरह की उनकी प्रैक्टिस है और उनका प्रिस्क्रिप्शन वॉल्यूम कितना है, कितने वॉल्यूम की प्रिस्क्रिप्शन वो जनरेट करते हैं। एक प्रैक्टिस में एक दिन की पर डे या पर मंथ की प्रैक्टिस में कितने माइग्रेन के पेशेंट्स उनके पास रिपोर्ट होते हैं। एक पेशेंट को इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कितनी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो लिखी जाती है एवरेज, ठीक है जी। तो ये प्रिस्क्रिप्शन का उनका पोटेंशियल कितना है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम और उनकी प्रैक्टिस क्या है, ये आइडेंटिफाई करना है। Right. What are their unmet needs? So when it comes about the migraine treatment, तो migraine treatment के point of view से उनकी unmet therapeutic need क्या है? वो सेफ्टी है, वो एफिकेसी है, वो साइड इफेक्ट है, वो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, वो शॉर्ट टर्म थेरापी है या लॉन्ग टर्म थेरापी है, किस तरह की चीज़ है जो कि करंटली उन दे सी एज एन अनमेट नीड, ठीक है, ताकि उसकी बेसिस पे जो हमारी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग है वो उस बेसिस पे की जाए। Right, then what are their current prescribing habits? Current prescribing habits जो है according to multinational लिखते हैं, ब्रांड लिखते हैं, लोकल प्रोडक्ट्स लिखते हैं। अच्छा जी, in terms of प्राइसिंग के हिसाब से उनकी क्या हैबिट्स है। एक्सपेंसिव ब्रांड्स जो है वो लिखना चाहते हैं या इकोनॉमिकल ब्रांड्स जो है वो लिखना चाहते हैं, वो लिखते हैं। लोकल ब्रांड्स लिखते हैं। क्या उनकी प्रिस्क्राइबिंग हैबिट्स है, प्रोडक्ट को उसकी क्वालिटी के ऊपर लिखते हैं या मार्केटिंग एक्टिविटीज के ऊपर लिखते हैं। मार्केटिंग एक्टिविटीज में एथिकल मार्केटिंग उन पे अफेक्ट ज्यादा करती है या अनएथिकल मार्केटिंग उन पे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, तो उनकी प्रिस्क्राइबिंग हैबिट्स डिटरमाइन की जाएंगी। ये हो गया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। देन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या आ सकते हैं जी, हाउ डू दे रिएक्ट फॉर प्रोडक्ट कैंपेन अल्टरनेटिव्स। प्रोडक्ट कैंपेन, प्रोडक्ट मार्केटिंग की कैंपेन करने के लिए जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, जो डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज है, उन पर किस एक्टिविटी पे उनका किस तरह के रिएक्शन होता है। ब्रांड अवेयरनेस, ऑलरेडी चूंकि बाहर हमारे पास ये ब्रांड मौजूद है जिसको कि हम पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, तो ऑलरेडी ब्रांड अवेयरनेस कितनी है, उनको पहले से कितना जानते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। कंपटीटर कंपनी इमेज क्या है माइग्रेन में, अगर देखेंगे हम कि पाकिस्तानी मार्केट में ऑलरेडी माइग्रेन की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम जिसको अपना कंपटीटर समझेंगे, यूजुअली जो फर्स्ट पे टॉप पे जो प्रोडक्ट होती है उसको हम कंपटीटर अपना समझते हैं, उसी को एज अ कंपटीटर लेकर चलते हैं। तो उस कंपटीटर की कंपनी का ऑलरेडी इमेज जो है वो मार्केट में किस तरह का स्टेबल हुआ है हमारे कंपटीटर का, ये एज एन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ बुलेट पॉइंट में लिखा है, स्टेटमेंट फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि ये स्टेटमेंट फॉर्म में जाएगा या क्वेश्चन फॉर्म में जाएगा जब ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनेगा। राइट जी, तो यहाँ तक हमने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कंप्लीट कर लिए। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम डिफाइन हो गई, देन ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट कर लिए। अब हमने सेलेक्ट करनी है रिसर्च डिजाइन। राइट जी, तो रिसर्च डिजाइन, मार्केटिंग रिसर्च में हमारे पास रिसर्च डिजाइन में अकॉर्डिंग टू पर्पस, जो पर्पस है हमारा, वो पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर सकते हैं या कॉजल रिसर्च कर सकते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की हम बात प्रीवियसली कर चुके हैं कि एक्सप्लोरेटरी में हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जाने से पहले प्रॉब्लम को या सिम्टम्स को क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए
प्रॉब्लम की एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए, उस प्रॉब्लम के साथ जो एसोसिएटेड पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए उसमें से एग्जैक्ट पॉसिबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, जो कि स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप्स के ऊपर कंडक्ट की जाती है। ठीक है, लेट्स से कि अगर मार्केट से एक फिजिशियन जो है वो ये कंप्लेन करता है कि जी आपकी प्रोडक्ट में जो जीआईटी रिलेटेड साइड इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। अब अगर हमारे सेल्स भी ऑलरेडी अफेक्टेड है और ज़्यादातर केसेस में यानी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो हमारी फोरकास्ट थी प्रोडक्ट की, वो फोरकास्ट इस तरह से प्रोडक्ट टेक ऑफ नहीं कर सकी है या सेल्स डिक्लाइन हो रही है और प्रॉब्लम हमारे सामने आया है, सेल्स डिक्लाइन होने का सिम्टम सामने आया है। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि साइड इफेक्ट जीआईटी रिलेटेड साइड इफेक्ट अगर वाकई में एक प्रॉब्लम है, तो हम सिर्फ एक उस फिजिशियन के कहने के ऊपर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे नहीं चले जाएंगे, बल्कि जो हमारे टोटल फिजिशियन का हमारे पास पॉपुलेशन है, लेट्स से कि पूरे पाकिस्तान में या कराची में अगर हमारे पास 200 फिजिशियंस हैं, तो 200 फिजिशियंस में से हम 15 to 20 फिजिशियंस रैंडमली सेलेक्ट करके और उनका ओपिनियन भी इसके बारे में जानना चाहेंगे। अगर वहाँ पर ये बात हमारे सामने निकल के आएगी कि हाँ जी जीआईटी रिलेटेड साइड इफेक्ट इज द रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग सेल्स, देन हम फर्दर जाएंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में उस जीआईटी रिलेटेड साइड इफेक्ट को फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है जी, उसको फर्दर डिस्क्राइब करने के लिए एक्सप्लोर हम करेंगे उसको एक्सप्लोरेटरी में, और फिर फर्दर डिस्क्राइब करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डिटेल्ड रिसर्च की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पर लार्जर सैंपल साइज हमारे पास होगा डिस्क्रिप्टिव। कॉजल रिसर्च हम उसमें कहते हैं जिसमें कि एक काज और उसका अफेक्ट आता है। लेट्स से कि अगर प्राइस कम कर दी तो क्या हुआ, अगर मार्केटिंग चैनल्स में अगर हमने सोशल मीडिया चैनल को टॉप पे रखा तो क्या हुआ, सेल्स पे क्या अफेक्ट आया, या ब्रांड अवेयरनेस पे क्या अफेक्ट आया, या प्रोडक्ट अवेयरनेस पे क्या फर्क आया, क्या जो है इम्पैक्ट उसका आया। अगर प्राइस बढ़ा दी तो क्या हुआ, अगर पैकेजिंग साइज रिड्यूस कर दिया तो क्या हुआ, अगर पैकेजिंग साइज इंक्रीज कर दिया तो क्या हुआ। काज एंड अफेक्ट इस तरह से एक दो दो कंपेरेटिव चीज़ों को एक दूसरे का उसका काज बना के उसकी स्टडी की जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि पर्पस हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, और हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दी, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, आप डिज़ाइन की तरफ हम जाएंगे। ठीक है जी, तो एक पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि पर्पस हमारा क्या है, उसके हिसाब से हम एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव या कॉजल रिसर्च लेंगे। और मेथड हम किस तरह का लेंगे, मेथड अगर हमें क्वालिटी डिटरमाइन करनी है तो क्वालिटेटिव साइड पे जाएंगे, और क्वांटिटी डिटरमाइन करनी है तो क्वांटिटेटिव पे चले जाएंगे। ठीक है जी, तो रिसर्च डिजाइन अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ओके जी, तो प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, टाइप है जी प्रॉब्लम। ओके जी, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जहाँ पर हम प्रॉब्लम से अनश्योर हो, ठीक है जी, प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हमें प्रॉब्लम का एग्जैक्ट नहीं मालूम कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, राइट। जैसे कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम अनश्योर हैं प्रॉब्लम के, और एग्जांपल हमारे पास क्या है, व्हाई आर सेल्स डिक्लाइनिंग। तो ये हमारे पास सिम्टम तो आ गया, लेकिन व्हाई, क्यों, उसका एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या, वो हमें नहीं मालूम, इसलिए हम जाएंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पे। ठीक है जी। दूसरी इसकी एग्जांपल क्या है, वुड प्रिस्क्राइबर्स बी इंटरेस्टेड इन अ कॉम्बिनेशन ड्रग। कॉम्बिनेशन ड्रग में प्रिस्क्राइबर्स इंटरेस्टेड होंगे, राइट। तो ये प्रॉब्लम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम लेके आएंगे, इस पे स्मॉल नंबर्स पे पहले हम डिटरमाइन करेंगे और उसके रिजल्ट की बेसिस पे हम चले जाएंगे डिस्क्रिप्टिव। चलिए यहाँ से देखते हैं, वाई आर सेल्स डिक्लाइनिंग, ये हो गया हमारे पास एक्सप्लोरेटरी में। डिस्क्रिप्टिव में हमें प्रॉब्लम पता चल गई, वी आर अवेयर ऑफ अ प्रॉब्लम। एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी में हमारे पास थी वाई आर सेल्स डिक्लाइनिंग, डिस्क्रिप्टिव में प्रॉब्लम पता चल गई विच फिजिशियंस आर प्रिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट, या विच फिजिशियंस आर नॉट प्रिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट। अब ये पता चल गया कि प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं की जा रही, ठीक है जी। जैसे यहाँ पर हो सकता है कि हम ये फाइंड आउट कर लें, हमारे पास प्रॉब्लम है कि सेल्स डिक्लाइन हो रही है,
इसको जब हम फर्दर एक्सप्लोर करें तो एक प्रॉब्लम ये हो कि ये प्रोडक्ट की सप्लाई मेंटेन नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट की सप्लाई मेंटेन नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि प्रिस्क्राइबर प्रिस्क्राइब ही नहीं कर रहा प्रोडक्ट को। अब जब यहाँ हमारे पास अवेयर हो गए हम प्रॉब्लम से कि फिजिशियंस प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे प्रोडक्ट को, तो कौन से नहीं कर रहे, विच फिजिशियंस are not prescribing or which physicians are prescribing the product। ठीक है जी, केजल रिसर्च में हमारे पास प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड है। विल पेशेंट्स परचेज मोर इन अ न्यू फार्मूलेशन। इसमें हम पता कर सकते हैं कि एक फार्मूलेशन अगर हमने नई बनाएंगे तो नई फार्मूलेशन बना के वो पेशेंट्स उसको परचेज करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट क्या हो गया नई फार्मूलेशन, इफेक्ट उसका हो गया परचेजिंग, राइट जी। देन दूसरी एग्जांपल हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में थी, वुड प्रिस्क्राइबर्स बी इंटरेस्टेड इन अ कॉम्बिनेशन ड्रग। कॉम्बिनेशन ड्रग में इंटरेस्टेड होंगे या नहीं होंगे, जो होंगे उसमें से हु प्रिस्क्राइब्स आवर कंपटीटर्स ड्रग। अगर कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हमारे कंपटीटर का अवेलेबल है, ठीक है जी, तो उसमें से कंपटीटर की प्रोडक्ट्स जो है वो कौन प्रिस्क्राइब करता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमारे पास आ जाएगा। कैजुअल रिसर्च में विच एड कैंपेन इज ऑप्टिमल, एड कैंपेन ए और एड कैंपेन बी, उनमें से कौन से ज्यादा ऑप्टिमल है। एड कैंपेन और ऑप्टिमाइजेशन का जो है वो रिलेशनशिप उसमें आ गया, कॉज आ गया उसमें। कैजुअल रिसर्च में जहाँ पे क्लियरली डिफाइंड हमारे पास प्रॉब्लम होगी। जी, तो मेरा इंटरनेट इज अनस्टेबल, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। जी सर आ रही है, बीच में रुकी थी थोड़ी देर। अच्छा, आ रही है, क्लियर है। ओके। देन जी, वुड पेशेंट्स भी इंटरेस्टेड इन एन ओरल फार्मूलेशन। अगर ओरल फार्मूलेशन लेके आते हैं तो पेशेंट्स इंटरेस्टेड होंगे नहीं होंगे, ये हमने एक्सप्लोर करना है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में व्हाट फीचर्स टू पेशेंट्स प्रेफर, कौन से पेशेंट्स फीचर्स होंगे जिनको के पेशेंट्स प्रेफर करेंगे, राइट। अच्छा जी, प्रिस्क्राइबर्स कैजुअल रिसर्च में अगर हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केटिंग करते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर कैंपेन अगर हम करते हैं तो प्रिस्क्राइबर्स को अप्रिशिएट करेंगे नहीं करेंगे, ये उसका कॉज और अफेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है जी। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव और जो हमारा जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की बेस पर हम रिसर्च डिजाइन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, देन क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च में हम ये बात प्रीवियसली कर चुके हैं कि क्वांटिटेटिव इन टर्म्स ऑफ नंबर मैटर करता है जब हमें नंबर्स जानने हो, क्वालिटेटिव जब हमें उस चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाई, हाउ एंड वेयर, ये चीजें जब जाननी है, ठीक है जी। सो व्हाई द कस्टमर बिहेवियर इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये हम जानना चाहते हैं कि क्यों। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि जी आप ऑनलाइन टीचिंग को प्रेफर करेंगे और ऑन कैंपस स्टडीज को क्यों करेंगे, अगर आप जब ये क्यों का जवाब देंगे, ठीक है, जब ये क्यों का जवाब देंगे तो ये उसकी क्वालिटी है। लेकिन जब हम ये जानना चाहें कि 100 में से या 1000 में से, या कराची में अगर 20 यूनिवर्सिटीज हैं तो उन 20 यूनिवर्सिटीज के अगर सपोज के 20,000 स्टूडेंट्स हैं तो उनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो कि ऑनलाइन टीचिंग को प्रेफर करेंगे ओवर ऑन कैंपस स्टडीज को, कितने होंगे, क्यों होंगे और किस लेवल पे प्रेफर कर रहे होंगे, ये उसकी क्वालिटी आ जाएगी, राइट जी। तो ये क्वेश्चन नेचर आ गई, क्वेश्चन नेचर में हम क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव हमारा आ जाएगा जब हम जो क्वेश्चन हम सेट कर रहे हैं इन ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव में हमारे क्वेश्चन की नेचर क्या है। अगर हाउ मेनी, इफ यू वांट टू नो हाउ मेनी, if the question or research objective is directed towards identification of the number then quantitative चला जाएगा। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी जानना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव में तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वालिटेटिव। जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है जी, तो ये क्या होगा, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव हो जाएगा। क्वालिटेटिव है सर।
इसमें इस एग्जाम्पल में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें कहीं पर भी हमारे पास नंबर्स नहीं है। अगर नंबर होते तो हम इसको क्वांटिटेटिव कर देते हैं। सही। देन रिसर्च नेचर, वंस अगेन नेचर और क्वेश्चन नेचर एक ही बात हो गई कि क्वांटिटेटिव डिफाइनिंग है तो हम क्वांटिटेटिव पे चले जाएंगे। और एक्सप्लोरेटरी है नेचर हमारी, हमने पहले प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना है तो क्वालिटेटिव पे चले जाएंगे। जब प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो हम क्वालिटी देख रहे होंगे, वहाँ पे नंबर्स की तरफ नहीं जा रहे होंगे, बल्कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बेसिस पे हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे होंगे। अच्छा जी, फोकस है जी। क्वांटिटेटिव में ज़्यादातर फोकस जो है हिस्टोरिक रहेगा, राइट। जैसे कि कितने पेशेंट्स या कितने प्रेस्क्राइबर्स हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं और द कंपटीटर प्रोडक्ट, उसमें थोड़ा सा हिस्ट्री शामिल हो जाएगी। जबकि जब हम फ्यूचर ट्रेंड्स जानना चाहते हो, प्रोडक्ट्स के बारे में फोरकास्टिंग करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर क्वालिटेटिव रहेगी कि कितने लोग कौन से फिजिशियंस लिखेंगे, किन फीचर्स की बेसिस पे लिखेंगे, किन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे लिखेंगे, क्या उनकी नीड्स एंड डिमांड्स होंगी जो वो देख रहे होंगे कि हमारी प्रोडक्ट उसको मीट कर सकती है। ठीक है जी। देन क्वांटिटेटिव की फाइंडिंग्स नेचर, ये बात भी हम प्रीवियस देख चुके हैं कि क्वालिटेटिव में हमारे पास इन डेप्थ एनालिसिस करनी पड़ती है। सब्जेक्टिव मैटर होता है, यानी कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर रहा होता है। ठीक है जी। अपने अपने लोगों की परसेप्शन होती है, अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। आप किसी सवाल के जवाब में जो भी लिखते हैं, जिस भी तरह से लिखते हैं, वो उसको रिसर्चर को उसमें इंक्लूड करके और उसका एनालिसिस करना पड़ता है। तो चूंकि ये क्वालिटी है इसलिए दिस इज हार्ड टू मेजर। क्वालिटेटिव है, नंबर्स तो इसमें है नहीं। जब नंबर्स नहीं है तो इसलिए इसको एक नंबर फॉर्म में या मेजरमेंट फॉर्म में इसको बताना जो है वो ज़्यादा मुश्किल होता है क्वालिटेटिव में। तो फाइंडिंग्स नेचर हमारे पास किस तरह की आ गई, जो फाइंडिंग्स होंगी उनकी जो नेचर है, अगर ऑब्जेक्टिव है और मेजरेबल है तो दैट मींस कि क्वांटिटेटिव है डिजाइन हमारी। और अगर फाइंडिंग्स नेचर हमारी हार्ड टू मेजर है, सब्जेक्टिव डेटा है उसमें सारा, तो वो क्वालिटेटिव। ठीक है जी। देन फाइंडिंग्स इटसेल्फ नंबर्स हैं इसमें जी क्वांटिटेटिव में, और क्वालिटेटिव में ओपिनियंस हैं, बिलीव्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, मोटिवेशंस हैं, डिस्पोजिशंस हैं, लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स हैं, राइट। क्वांटिटेटिव में सिर्फ नंबर्स हैं। ठीक जी। फॉर एग्जाम्पल कि जी कराची में अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आपसे पूछा जाए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो हर किसी का एक सब्जेक्टिव ओपिनियन अपना अपना होगा, यानी कि ओपिनियन ऐसा जो कि सब्जेक्टिव हो, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी भी करेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि एक ही ओपिनियन सबका जो है वो एक ही तरह का होगा। अब कितने लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करेंगे ये नंबर में चला जाएगा। उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उनके ओपिनियंस क्या है, उनके बिलीव्स क्या है, उनके एटीट्यूड्स क्या है, एटीट्यूड्स किस तरह के हैं। उसी में कोई थूकते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, उसको एक पब्लिक प्रॉपर्टी के बजाय जो है उसको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी समझ के उसमें तोड़ फोड़ करते हैं। क्या एटीट्यूड्स हैं, उनकी मोटिवेशंस क्या है, क्या फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। इस तरह की चीज़ें क्वालिटेटिव में चले जाएंगे। सैंपल साइज ये भी हम बता चुके हैं पहले के, क्वांटिटेटिव में लार्ज सैंपल साइज चाहिए होता है और क्वालिटेटिव में हमारे पास स्मॉल सैंपल चाहिए। ठीक है जी। तो रिसर्च डिजाइन तक बात क्लियर है। ओके जी। तो इस सेशन में हमारे पास 1 मिनट से कम है, हम जो है वो अगला सेशन नहीं करते। और कल आप मुझे ये सोचकर बताइए कि क्या आप मार्केटिंग रिसर्च की बेस के ऊपर असाइनमेंट करना चाहेंगे। अगर इसके ऊपर आप असाइनमेंट करना चाहेंगे तो आपको वीकली कम से कम 1 यूनिट एक्स्ट्रा जो है वो मैनेज करना पड़ेगा, जिसमें फिर हम दोबारा जो है शुरू से चलेंगे। एक एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम सेट होगी, प्रॉब्लम सेट होने के बाद उसकी सच ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, फिर डिज़ाइन सेट होगा, फिर डेटा कलेक्ट होगा, फिर उसके एनालिसिस होगा। वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे।
सीख के फिर एक एक के लिए उसको आप लोग करेंगे, जहाँ जिसको जो प्रॉब्लम आएगी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू डू दैट। तो वो मुझे आप कल सोच के बताइए कि कल हमारे 2 यूनिट हैं तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे।